नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वह था कोशिका। कोशिका के अंतर्गत हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति आदि की हम संरचना और कार्य के बारे में चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हमने कोशिकांग शुरू किया था। कोशिकांग के अंतर्गत हमने सबसे पहले लवक की बात करी थी। लवक का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि लवक या प्लास्टिड वह 3 प्रकार का होता है। लवक 3 प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार का था वह था ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा था क्रोमोप्लास्ट और जो तीसरा प्रकार था वह है क्लोरोप्लास्ट। तीनों के बारे में आपको बेसिक जानकारी दे दी थी। इसमें यह बताया गया था इस प्रकार के लवक को हम रंगहीन लवक कहते हैं, अवर्णीय लवक बोलते हैं। इस प्रकार को हम वर्णीय लवक या रंगीन लवक बोलते हैं और जो तीसरा प्रकार था उसको हम हरित लवक बोलते हैं। हमने यहाँ पे जो रंगहीन लवक या अवर्णीय लवक था उसका हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। किस प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ये 3 प्रकार का ये वर्णन 3 प्रकार के होते हैं खाद्य संग्रह के आधार पर। उसका भी हमने पूरा यहाँ पे डिटेल में वर्णन कर लिया था। तो ल्यूकोप्लास्ट के बाद आज हमारा जो दूसरा नंबर का है वह है क्रोमोप्लास्ट। तो आइए आज हम क्रोमोप्लास्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्रोमोप्लास्ट है वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। क्रोम प्लस प्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट होता है वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, क्रोम प्लस प्लास्ट। क्रोम का अर्थ होता है कलर और प्लास्ट का हमने पहले पढ़ा था किसका अर्थ होता है लिविंग। कलर का अर्थ यहाँ पे रंग या रंगीन और लवक और लिविंग का अर्थ हो गया रहने वाले। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, रंगीन रहने वाले लवकों को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। रंगीन लवक या रंगीन रहने वाले लवकों को हम क्या बोलते हैं, रंगीन लवक या वर्णीय लवक कहते हैं। यहाँ तक का हम अध्ययन कर चुके हैं, आपको वापस बता दिया है। क्रोमोप्लास्ट 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, क्रोम प्लस प्लास्ट। क्रोम का अर्थ होता है कलर और कलर का अर्थ होता है रंगीन, जबकि प्लास्ट का अर्थ होता है लिविंग, लिविंग का अर्थ होता है रहने वाले। अर्थात रंगीन रहने वाले लवकों को हम क्या बोलते हैं, वर्णीय लवक कहते हैं। अब एक यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है। एक क्लोरोप्लास्ट और होता है। क्लोरोप्लास्ट भी तो रंगीन है, उसके अंदर उसमें कौन सा कलर पाया जाता है, उसके अंदर हरा रंग पाया जाता है। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं हरे रंग को छोड़कर क्या लिख सकते हैं, हरे रंग को छोड़कर शेष सभी रंगीन लवक क्या कहलाते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। आगे बात समझ में, हरे रंग को छोड़कर शेष जितने भी प्रकार के लवक होते हैं वह क्या कहलाते हैं, रंगीन लवक कहलाते हैं। हरा रंग जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। हम वैसे बात कर चुके हैं रंगीन लवकों के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि जो अन्य रंग कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लाल रंग के जो होते हैं, लाल व नारंगी, इनके लिए होता है कैरोटीन। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं आगे, भूरे हुए जो पीले रंग के होते हैं उनके अंदर ज़ेनटोफिल पाया जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं नीले रंग के लिए, इनके लिए एरिथ्रोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। देख लीजिए, वापस देख लीजिए, हरे रंग को छोड़कर से सभी जो रंगीन शैवाल होते हैं वो सभी
क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। हरे रंग के जो होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, वह क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हरे रंग को छोड़कर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो पुष्प, जो पादप के जो पुष्प होते हैं वे रंगीन होते हैं, पीले कलर के हो सकते हैं, लाल रंग के हो सकते हैं, नारंगी कलर के हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब हम फल की बात करते हैं तो पीले कलर के भी फल होते हैं, लाल कलर के भी फल होते हैं और अन्य कलर के भी फल होते हैं। तो हरे रंग को छोड़कर अतिरिक्त जितने भी रंगीन जो कलर आता है, चाहे वो फल की बात करें चाहे वह हम पुष्प के दलों की बात करें, वो सब इन वर्णकों की वजह से आता है। तो देखिए पुष्प के अंदर या फल का जो लाल एवं नारंगी रंग आता है वह किस वर्णक की वजह से आता है, केरोटिन की वजह से आता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं भूरा और जो पीला रंग होता है वह जेंटोफिल वर्णक की वजह से आता है। इसी प्रकार जो नीला रंग होता है वह एरिथ्रोसाइनिन की वजह से आता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी वर्णील लवक होते हैं, वर्णील लवक या जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, अब इनका जो निर्माण होता है कई बार क्या होता है, अवर्णील लवक, अवर्णील लवक व हरित लवक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अवर्णील लवक एवं हरित लवक की वजह से होता है। देखिए अवर्णील लवक का निर्माण वर्णील लवक का जो निर्माण होता है वह अवर्णील लवक एवं हरित लवक की वजह से भी होता है। किस प्रकार से होता है तो हम देख लेते हैं। उदाहरण हम लेते हैं गाजर का। देखिए गाजर, हमें पता है कि गाजर जो है वो एक भूमिगत भाग होता है, अर्थात ये रूट होती है, जड़ होती है। जब हमने पृष्ठ ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था तब हमने बात करी थी कि पादप के जिन क्षेत्रों के अंदर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अर्थात हम भूमिगत भाग की बात करते हैं, तो वहां पर कौन सा वर्णक पाया जाता है, उनके अंदर अवर्णील लवक पाया जाता है। लेकिन ये जो गाजर होती है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और जब लाल रंग है तो वो कौन सा होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा ना। तो हम यह कह सकते हैं कि इस अवर्णील लवक से किसका निर्माण हुआ, यहाँ पे वर्णील लवक का निर्माण हुआ। किस प्रकार हुआ ये भी बता देते हैं। तो जब गाजर का निर्माण होता है या गाजर जब उगती है तो स्टार्टिंग में उसका कलर जो सफेद रंग का होता है उस समय वह लाल रंग की नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे परिपक्व होता है, अर्थात गाजर जब कच्ची अवस्था के अंदर होता है, ठीक है, कच्ची अवस्था में जब होता है तब उसके अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, तब उसमें अवर्णील लवक पाया जाता है। अर्थात अनमैच्योर कंडीशन होती है उस समय इसके अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, अवर्णक पाया जाता है। लेकिन समय बीतने के बाद जब ये परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है तो हमने आपको बात कही थी केरोटिन वर्णक होता है, जिसकी वजह से पादप या किसी भाग के अंदर लाल या कौन सा रंग आता है, गुलाबी कलर आता है, सॉरी नारंगी रंग आता है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाता है, केरोटिन वर्णक का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, केरोटिन वर्णक का निर्माण हो जाता है। तो इस जड़ वाले भाग के अंदर केरोटिन का निर्माण हो जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल या नारंगी रंग हो जाता है। तो परिपक्व अवस्था में इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो सकता है, ठीक है। तो उस समय इस कंडीशन में कि कौन से वर्णक का निर्माण हो जाता है, उस समय यहाँ पर वर्णील लवक का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, हमने यही बात कही थी कि वर्णील लवक का निर्माण अवर्णील लवक एवं हरित लवक से भी हो सकता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भी हो सकता है। और यहाँ पर हमने उदाहरण के द्वारा समझा दिया कि गाजर जब स्टार्टिंग में होता है उसके अंदर कौन जब वो उगता है उस समय उसके अंदर अवर्णील लवक पाया जाता है। लेकिन बाद उसके अंदर परिपक्व होते समय केरोटिन का निर्माण हो जाता है, उस समय ये लाल रंग का हो जाता है, अर्थात उस समय वर्णील लवक का निर्माण हो जाता है। तो गाजर, यदि आपसे पूछा जाए कि गाजर के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है तो हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर केरोटिन वर्णक पाया जाता है। और पूछ लेते हैं कि वह किसका उदाहरण है, वह अवर्णील का उदाहरण है या वर्णील लवक का। तो परिपक्व अवस्था में ये किसका उदाहरण हो जाता है, अवर्णील लवक का उदाहरण हो जाता है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, हरित लवक की बात कर लेते हैं। वापस वही बात है कच्ची अवस्था के अंदर। देखिए पादप के जो कच्चे भाग होते हैं, जब फल बनता है, फल जब कच्ची अवस्था में होता है, ठीक है, तो अब उनके अंदर हरित लवक की अधिकता होती है। तो आप देख सकते हो सेव, केला, टमाटर या मिर्च की बात कर लेते हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ उदाहरण दिए। अपरिपक्व अवस्था के अंदर जो सेव होता है वह किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है। इसी प्रकार केले की बात करते हैं तो वो भी हरे रंग का होता है। टमाटर और मिर्च की बात करते हैं तो ये क्या होती है, अपरिपक्व अवस्था या कच्ची अवस्था। अपरिपक्व अवस्था के अंदर इनका रंग कैसा होता है,
इन सब का रंग कैसा हुआ, उस समय इनका रंग कैसा होता है, हरा रंग का होता है। और मैंने आपको बताया था हरे रंग का जो लवक होता है वो कौन सा होता है, हरित लवक होता है। तो उस समय इनके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, अर्थात इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अपरिपक्व अवस्था के अंदर सेव, केला, टमाटर, मिर्च आदि हुई, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन वही बात है, परिपक्व होने के बाद इनके अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णकों का निर्माण हो जाता है, जैसे सेव हुआ, टमाटर हुई, मिर्च हुई, इनके अंदर कैरोटीन वर्णक का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से इनका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेव, टमाटर और मिर्च, इसके अंदर किसका निर्माण हुआ, इसके अंदर कैरोटीन वर्णक का निर्माण हो जाता है। और मैंने यहाँ पे पहले लिखा था कि कैरोटीन की वजह से कैसा रंग हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये बाद में आगे जाके क्या हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो केला होता है उसके अंदर किसका निर्माण हो जाता है, ज़ैंथोफिल का निर्माण हो जाता है, और केले का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार अवर्णीय लवक से गाजर का निर्माण हुआ, कैरोटीन की वजह से वो लाल रंग का हो गया। इसी प्रकार जो हरित लवक होते हैं, इसके अंदर जो भी फल होते हैं वो कच्ची अवस्था में होते हैं, उस समय इनके अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन परिपक्व होने के बाद इनके अंदर ज़ैंथोफिल या कैरोटीन या किसी अन्य प्रकार के वर्णक का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से इनका रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार हरित लवक से किसका निर्माण हो जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट का निर्माण हो जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण बता देते हैं कि जो भी क्रोमोप्लास्ट होते हैं, वर्णीय लवक होते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि कच्चे फल, जो पुष्प के जो भी पादप में जो फल बनते हैं, फलों का रंग जो होता है वो इसी के द्वारा प्रदान होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं पुष्प के रंग की। पुष्प के दल का रंग, हम लोगों ने देखा होगा कि जो गुलाब होता है वह गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। इसी प्रकार कनेर पीले रंग के भी होते हैं, पर्पल कलर के भी होते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के जो पुष्प होते हैं वह अलग अलग रंग के होते हैं। वो रंग किसके द्वारा बनते हैं, वो सभी रंग इन वर्णकों के द्वारा ही मिलते हैं, इस वर्णीय लवक के द्वारा ही, इस वर्णीय लवक के द्वारा ही मिलते हैं, ठीक है। इस वर्णीय लवक के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तो जब ये रंगीन होते हैं तो फिर बाद में क्या होता है, जब कोई पुष्प रंगीन हो जाता है या उसका दल रंगीन हो जाता है तो कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं। कीट उसकी ओर आकर्षित होंगे तो बाद में वो क्या करवाएंगे, परागण की क्रिया संपन्न करवाएंगे। तो इनकी वजह से परागण की क्रिया भी क्या होती है, संपन्न होती है। तो हमने जो दो भाग थे अपने ल्यूकोप्लास्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में जो अपने क्रोमोप्लास्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया। अब जो तीसरा भाग है हरित लवक, अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 भाग हरित लवक की। इसको उतार लीजिए एक बार। अब हम बात करते हैं लवक का जो अंतिम भाग है हरित लवक, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण, अभी जो दो हमने पढ़े उनसे भी महत्वपूर्ण जो लवक है वो है अपने क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी खोजकर्ता की। तो इसकी जो खोज है वो सिम्पल ने करी और इसको इन्होंने क्या नाम दिया, क्लोरोप्लास्ट नाम दिया, ठीक है। हरित लवक की खोज सिम्पल ने करी तथा इसको क्या नाम दिया, क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। अब इसको क्लोरोप्लास्ट क्यों नाम दिया, क्योंकि ये जो होते हैं वो किस रंग के होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं, ठीक है। हरे रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, पर्णहरित उपस्थित होता है। और जब पर्णहरित उपस्थित होता है तो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण खुद करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, स्वपोषी। इनके द्वारा इसी कारण पादपों को स्वपोषी बोला गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हम लिखते हैं
ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब इस क्रिया में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा विकिरण ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और रासायनिक ऊर्जा के रूप में किसका निर्माण करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये तत्व क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, या हम क्या बोल सकते हैं, शर्करा, या हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज आदि का क्या करता है, आदि का निर्माण करते हैं। वापस समझा देते हैं कि जो हरित लवक नाम है वह किसकी खोज किसने करी, सिम्पल ने करी तथा उसको हरित लवक नाम दिया। अब ये बताया कि ये सामान्यतः क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के कारण ही पादप क्या होते हैं, स्वकोषीय होते हैं। जंतुओं के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इस समय क्या होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, अंत में रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या ग्लूकोज अर्थात भोजन का या खाद्य पदार्थ का निर्माण। ये सामान्यतः पेड़ पौधों की पत्तियों, ये सामान्यतः पेड़ पौधों की पत्तियों एवं कच्चे फलों में प्रेजेंट या उपस्थित है। कच्चे फल का भी मैंने आपको बताया था, सेव, टमाटर, मिर्च आदि के बारे में बताया था। तो जब अपरिपक्व अवस्था के अंदर होते हैं तो उस समय वो हरे रंग के होते हैं, अर्थात उस समय उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बाद में हो सकता है कि जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो वो वर्णिल लवक के क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं हरित लवक के आगे के बारे में। अब देखिए हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को हम साइज, शेप, नंबर आदि के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज या आकार की। ठीक है, इसका जो आकार होता है वह है 5 से 10 म्यू माइक्रोन होता है। आगे बात में सब पूछ लिया जाए हरित लवक की आकार क्या होता है तो क्या लिखोगे, इसका जो आकार होता है वह 5 से 10 म्यू माइक्रोन का होता है। दूसरा टॉपिक है इसका शेप। शेप का अर्थ हो गया आकृति। इसकी आकृति किस प्रकार की होती है। जो उच्च जीव होते हैं, पेड़ पौधे, उच्च जीवों में या उच्च वर्गीय पादपों में, जीव मिल गया पे उच्च वर्गीय पादपों में, उच्च वर्गीय पादपों में यह गोलाकार हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं, शैवाल, इनके अंदर इनकी विशिष्ट प्रकार की आकृतियां पाई जाती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। दूसरी बात कर लेते हैं स्पाइरोकाइरा। तीसरी बात कर लेते हैं यूलोथ्रिक्स। चौथी बात कर लेते हैं जिग्निमा। अब इनमें इनकी आकृति अलग होती है। यहाँ पे गोलाकार या अंडाकार हो सकते हैं। ठीक है, गोलाकार या अंडाकार हो सकते हैं। अब क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो होते हैं वो इनका आकार थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर यह प्याले नुमा हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है, प्याले नुमा, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कप नुमा आकार का ये हो जाता है। इसी प्रकार स्पाइरोकाइरा नाम से स्पाइरो का सिग्निफिकेंस होता है सर्पिल। तो इनका जो आकार है वो कैसा हो जाता है, सर्पिल आकार हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में ये जो होते हैं वो
मेखलाकार आकृति के हो जाते हैं। और अंत में बात कर लेते हैं जिग्निमा। तो जिग्निमा के अंदर ये ताराकार आकृति के हो जाते हैं। तो ठीक है, आकार में देख लीजिए, इनका जो आकार होता है वह 5 से 10 म्यू माइक्रोन का होता है। शेप या आकृति की बात करते हैं तो उच्च वर्ग के जो पादप होते हैं उनके अंदर ये गोलाकार या अंडाकार होते हैं। इसी प्रकार जो शैवाल होते हैं उनमें विशेष प्रकार की आकृति लिए हुए रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये प्याले नुमा या कप नुमा हो जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं स्पाइरोगायरा, नाम से स्पष्ट स्पाइरो मतलब सर्पिल, तो ये इनकी आकृति किस प्रकार की होती है, सर्पिल आकार की होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यूरोथ्रिक्स की, तो यूरोथ्रिक्स में ये मेखलाकार थोड़े से तीखे प्रकार के होते हैं। और अंत में बात करते हैं जिग्निमा। जिग्निमा के अंदर ये ताराकार आकृति के होते हैं। हमने साइज को पढ़ लिया, शेप को पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं नंबर। नंबर का अर्थ है यहाँ पर संख्या, नंबर का अर्थ है यहाँ पे संख्या, अर्थात इनकी संख्या कितनी पाई जाती है। देखिए जो शैवाल होते हैं, शैवालों के अंदर इनका आकार बड़ा होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब आकार बड़ा होगा तो उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, शैवालों में अपेक्षाकृत इनका आकार क्या होता है, इनका आकार बड़ा होता है। और हम जब जानते हैं आकार जब बड़ा होगा तो संख्या क्या होगी, उसकी संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लेमाइडोमोनास शैवाल की बात करते हैं। क्लेमाइडोमोनास जिसके अंदर ये प्यालेनुमा आकृति के होते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर केवल और केवल एक ही पाया जाता है, अर्थात इसके अंदर केवल एक ही हरित लोक पाया जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जिग्निमा की, तो जिग्निमा के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है, 2। इसी प्रकार बात करते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इसके अंदर इनकी संख्या 2 से लेकर 14 तक होती है। तो जो शैवाल के बारे में बात करें तो शैवालों के अंदर इनका आकार बड़ा होता है, इसी कारण इनकी संख्या कम होती है। अब हम आगे बात करते हैं जो उच्च वर्गीय पादप है। उच्च वर्गीय पादपों में इनका आकार छोटा होता है और प्रत्येक कोशिका में कम से कम 20 से 40 पाए जाते हैं। पादपों की प्रत्येक कोशिका में की संख्या कितनी हो गई, 20 से 40, अर्थात एक कोशिका के अंदर इनकी संख्या हो जाती है 20 से 40। तो ये आपका लगभग कंप्लीट हुआ। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता देता हूँ, वो यहाँ पिस्टल लगा कर लिख देता हूँ, पहले सुन लीजिए कि पादपों के अंदर जो सबसे बड़ा अंग होता है वह केंद्रक होता है। ठीक है, सबसे बड़े अंग की बात करें, पादपों का सबसे बड़ा अंग कौन सा हुआ, तो वो तो हो गया केंद्रक। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पादपों के अंदर दूसरी सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, सबसे बड़ा अंग ये केंद्रक हो गया। ये एक बात और कर लेते हैं, सबसे बड़ा कोशिकांग। तो पादपों के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, हरित लवक। क्लियर हो गया, सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो केंद्रक लिखना है और सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा जाए तो हरित लवक लिखना है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, तो क्या आएगा, हरित लवक ही आएगा। क्योंकि पहली जो संरचना सबसे बड़ी या सबसे बड़ा अंग कौन सा हो गया, केंद्रक हो गया। केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग जो संरचना वो कौन सी होगी, हरित लवक। इनको आप विशेष नोट लगा के आप लिख सकते हो। तो अभी तक जो पढ़ाया वो मैंने आपको नोट्स के तौर पर ही पढ़ाया, आप चाहो तो उसको साथ साथ कॉपी में उतार सकते हैं। नोट्स है उसकी जो PDF फाइल है वो आपके ग्रुप्स में भेज दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।